हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का एनएसवी कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आज की ताज़ा खबर के साथ। पहला क्वेश्चन पे बात करेंगे तो आपका है सबसे पहले जावेद अख्तर। ये जो फ़ोटो दिख रहा है ये जावेद अख्तर का फ़ोटो है। फरहान अख्तर एक हीरो हैं, उनके पिताजी हैं ये जावेद अख्तर। तो जावेद अख्तर इनको एक अवार्ड मिला है, जैसे कि अवार्ड का नाम है पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो इनको सम्मानित किया गया है जावेद अख्तर को पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। तो इनके बारे में जानकारी और प्राप्त करते हैं। ये हैं एक अनुभवी गीतकार और लेखक भी हैं। और अनुभवी गीतकार और लेखक जावेद अख्तर को किस लिए दिया गया है, तो अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इन्हें भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में योगदान के लिए यह अवार्ड दिया गया है। तो और भी बात करें तो वह जंजीर, दीवार, शोले और डॉन और काला पत्थर, ये सब बहुत ही फेमस मूवी है। फिल्म मिस्टर इंडिया जैसी हिंदी सिनेमा का क्लासिक फिल्मों के सह लेखक हैं। तो सह लेखक यानी कि लिखने में मदद किए हैं। और अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल के पहले औरंगाबाद इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के नाम से जाना जाता था। अजंता एलोरा जो फिल्म फेस्टिवल जो भी है, इसको पहले औरंगाबाद इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के नाम से जाना जाता था। चलिए आगे बात करते हैं। ये जो दिख रहे हैं आपको, इनका ये नाम है भजनलाल शर्मा। यही आपका राजस्थान के नए मुख्यमंत्री हैं, भजनलाल शर्मा। तो भजनलाल शर्मा को राजस्थान का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो राजस्थान में यह है। और भाजपा की तरफ से विधायक दल की बैठक के बाद उनके नाम का ऐलान किया गया है। तो उप मुख्यमंत्री कौन कौन होंगे, तो दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा। दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा होंगे उप मुख्यमंत्री होंगे राजस्थान के। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व पार्टी के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में उनके नाम की घोषणा की गई, जहाँ पे राजनाथ भी थे और दिग्गज नेता वहाँ पे शामिल थे। तो राज्य के मनोनीत सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को धन्यवाद करता हूं। हम राजस्थान की अपेक्षा निश्चित रूप से पूरा करेंगे, यानी कि जो भी हमने कहा उसको पूरा करेंगे। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व पार्टी के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में उनके नाम की घोषणा की गई। राज्य के मनोनीत सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सबको क्या करूँगा, धन्यवाद दूंगा। और उसके बाद फिर भजनलाल शर्मा सांगानेर से विधायक हैं। भजनलाल शर्मा कौन सा शहर से विधायक है, तो सांगानेर से विधायक हैं। मूल रूप से भरतपुर के रहने वाले भजनलाल शर्मा संगठन में लंबे समय से कार्यरत थे। और शर्मा पहले प्रदेश महामंत्री के तौर पर कार्य करते रहे हैं। बीजेपी ने उन्हें पहली बार जयपुर की सांगानेर जैसी सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ाया। मौजूदा विधायक अशोक लाहोटी का टिकट काटकर भजनलाल शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया था। तो मौजूदा विधायक वहाँ पे थे पहले कौन, अशोक लाहोटी, उनको हटा करके भजनलाल शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया और वो जीते भी। अब वो मुख्यमंत्री भी बनने वाले हैं। तो सांगानेर सीट भाजपा का गढ़ कही जाती है। और भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज को 48,081 वोट से हराया। कितना से, पुष्पेंद्र भारद्वाज को 48,081 वोट से, बहुत ही बड़ा वोट है, इससे हराया। चलिए आगे बात करते हैं। ये जो व्यक्ति दिख रहे हैं ये हैं अतुल शाह। ये कौन है, अतुल शाह। ये है अतुल शाह। अतुल शाह से संबंधित बारे में चर्चा करेंगे तो 2023 रिच का गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार जीता है। इन्होंने गेम चेंजर इनोवेटर पुरस्कार जीता है। चलिए इसके बारे में और कुछ जानते हैं। तो गेम चेंजर इनोवेशन श्रेणी के तहत COP28 जलवायु सम्मेलन डॉक्टर अतुल शाह ने 2023 रिच का गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार जीता है। इस पुरस्कार ने स्वास्थ्य सेवा नवाचार में उनके प्रभावशाली योगदान को मान्यता दी है। यह स्वीकृति स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में उनके
समाधानों की मदद करने में दर्शाती है, महत्व को दर्शाती है। गेम चेंजर इनोवेशन श्रेणी वैश्विक स्वास्थ्य में परिवर्तनकारी योगदान पर जोड़ देती है। चलिए आगे बात करते हैं। ये जो दिख रही है ये है आपका लेखिका पुष्पा भारती, इनका नाम है पुष्पा भारती। यह एक लेखिका हैं, इनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। पुष्पा याद रखिएगा, पुष्पा भारती, इनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो यह जो लेखिका हैं उनके संस्मरण यादें के लिए 2023 के व्यास सम्मान दिया गया है। पुष्पा भारती को उनके संस्मरण है पुस्तक है आपका यादें के लिए इनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसके बाद बात करते हैं के बिरला फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। इसमें आपको 4 लाख रुपया दिए जाते हैं और प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह भी भेंट किया जाता है। इसके बाद आगे फाउंडेशन ने एक बयान में कहा कि बिरला फाउंडेशन ने एक बयान में कहा कि हिंदी साहित्य के जाने माने विद्वान प्रोफेसर रामजी तिवारी की अध्यक्षता में एक चयन समिति ने लेखिका की कृति का चयन किया। याद रखिएगा पुष्पा। इसके बाद ये जो दिख रही हैं ये महिला क्रिकेटर है बांग्लादेश का और नाहिदा अख्तर है। इनका नाम क्या है? नाहिदा अख्तर। अपना पहला आईसीसी महिला खिलाड़ी नवंबर का पुरस्कार जीता है। आईसीसी नवंबर का पुरस्कार जीता है। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड ने आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप नॉकआउट वीरता के बाद पहली बार महीने के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का ताज जीता। सब बांग्लादेश की नाहिदा अख्तर ने पाकिस्तान पर एक दिवसीय श्रृंखला की जीत में मजबूत गेंदबाजी के प्रदर्शन के बाद महीने की पहली महिला खिलाड़ी का पुरस्कार भी जीता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी, इसका मुख्यालय है आपका दुबई में है, ये यूएई के एक शहर में है। इसके बाद बात करते हैं कि आईसीसी ने नवंबर 2023 के लिए आईसीसी पुरुष और महिला प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार विजेताओं का घोषणा किया। और इसके बाद फिर ये जो दिख रहे हैं असद शफीक, इनका नाम क्या है? असद शफीक। तो असद शफीक ने संन्यास ले लिया है। यह पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं असद शफीक। पाकिस्तान के असद शफीक ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट को अलविदा कह दिया है। और असद लंबे वक्त से पाकिस्तान क्रिकेट टीम से बाहर चल रहे थे। उन्होंने रिटायरमेंट को लेकर के कहा कि क्रिकेट के लिए उनके अंदर उत्साह नहीं रहा। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए उनकी फ़िटनेस गवाही नहीं दे रही है। पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट खेलने वाले असद शफीक बीते करीब 3 सालों से टीम से बाहर चल रहे थे। वे टीम के मुख्यतः टेस्ट और वनडे क्रिकेट खेलते थे। असद ने अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला अगस्त 2020 में खेला था, जो इंग्लैंड के खिलाफ था। इसके बाद लगातार टीम में जगह बनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वे नाकाम रहे। इसके बाद वही उन्होंने टीम के लिए आखिरी वनडे 2017 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। टीम में जगह न बना पाना उनके संन्यास का। चीन की यह जो है चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का अनावरण किया गया है। विश्व के पहले चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर, ये जो फोटो दिख रहा है चौथे पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर है, जो कि चीन में डेवलप किया गया है। तो और इसके बारे में चर्चा करते हैं। चीन के पूर्वी सेडोंग प्रांत में सिदाओवे परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया है, जो अगली पीढ़ी के गैस कूल्ड परमाणु रिएक्टरों के युग की शुरुआत का प्रतीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं। चीन ने पारंपरिक कोयला आधारित बिजली संयंत्रों से दूर जाने और विदेशी प्रौद्योगिकियों पर अपनी निर्भरता कम करने की अपनी खोज में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। हाल ही में पूर्वी सेडोंग प्रांत में सिदाओवे परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने अगली पीढ़ी के गैस कूल्ड परमाणु रिएक्टरों के युग की शुरुआत की है और परिचालन शुरू किया है। ये बात करते हैं कार्बन उत्सर्जन को कम करने, एक अस्थायी ऊर्जा भविष्य का सुरक्षित करने की चीन की प्रतिबद्धता के लिए यह विकास महत्वपूर्ण है। सिदाओवे संयंत्र गैस द्वारा ठंडा किए गए 2 उच्च तापमान रिएक्टरों का उपयोग करके खुद को अलग करता है, जो पारंपरिक दबाव युक्त जल शीतलन प्रणालियों
से अलग है। इसमें क्या होता है कि ऐसा संयंत्र है जिसमें 2 उच्च तापमान रिएक्टर का उपयोग करके खुद को अलग कर लेता है, जो पारंपरिक दबाव युक्त जल शीतलन प्रणालियों से अलग है। सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार यह अभिनय दृष्टिकोण दक्षता और लागत प्रभावशीलता को बढ़ाता है, जो परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण छलांग है। चलिए आगे बात करते हैं। ये जो दिख रहा है पीएम स्वनिधि स्कीम। तो पीएम स्वनिधि स्कीम ये किस लिए किया गया है? स्ट्रीट वेंडरों को 9,790 करोड़ रुपए का ऋण वितरित करने के लिए। सरकार ने राज्यसभा में कहा कि पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के लाभार्थियों को अब तक कुल 9,790 करोड़ रुपए की ऋण वितरित कर दिए गए हैं। यह योजना शहरों में रेहड़ी पटरी वालों के लिए एक लघु ऋण योजना के रूप में कोविड महामारी के दौरान शुरू की गई थी, जिसका मकसद 50,000 रुपये तक ऋण प्रदान करना है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री आपके हरदीप सिंह पुरी हैं। उच्च सदन ने प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि यह योजना पूरे देश में सभी शहरी स्थानीय निकायों में उपलब्ध है। तो शहरी क्षेत्रों में के सभी रेहड़ी पटरी वाले पीएम स्वनिधि योजना के तहत लाभ पात्र हैं। पीएम स्वनिधि लाभार्थियों को वित्त वर्ष 2022-23 में 1866 करोड़ रुपए, चालू वित्त वर्ष में 5 दिसंबर तक 4,637 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है। ये बहुत ही अच्छी पहल है और उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत अब तक कुल 9,790 करोड़ दिए जा चुके हैं। इस साल 5 दिसंबर तक 56.58 लाख लाभार्थियों को इस योजना से ऋण मिल चुका है और मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या अब तक 56.89 लाख पहुंच गई है और उसमें लगातार वृद्धि दर्ज हो रही है। इसलिए बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कुछ नोट्स है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बैंक ऑफ इंडिया महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता का शुरुआत किया है। बैंक ऑफ इंडिया ने स्वतंत्र आय स्रोतों वाली 18 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए तैयार नारी शक्ति बचत खाते को अनावरण किया है, जो महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ाने के देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आगे बात करते हैं। महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में नारी शक्ति बचत खाता पेश किया है। आगे देखते हैं। यह विशिष्ट बचत बैंक उत्पाद विशेष रूप से 18 वर्ष से अधिक आयु वाले महिलाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसके पास आय का एक स्वतंत्र स्रोत हो, जो महिलाओं के लिए आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में एक प्रगतिशील कदम है। ये बात करते हैं। नारी शक्ति बचत खाते की संकल्पना एक मजबूत वित्तीय बचत उपकरण के रूप में की गई है, जिसका लक्ष्य कामकाजी महिलाओं को स्वतंत्र आय स्रोत के साथ समर्थन करना है। प्राथमिक उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना है, उन्हें आत्मनिर्भर बनने और उच्च स्तर की वित्तीय स्वतंत्रता अनुभव में सक्षम बनाना है। एक सराहनीय कदम उठाते हुए बैंक ऑफ इंडिया ने खोले गए प्रत्येक नए नारी शक्ति खाते के लिए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व फंड में 10 रुपये का योगदान देने का वादा किया है। यह फंड जो है वंचित महिलाओं और बालिकाओं के सामाजिक आर्थिक विकास को समर्पित करने के लिए, जो सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सर आगे बात करते हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना। ये देखिए, नमो ड्रोन दीदी योजना ये महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए ये ड्रोन है। 30 नवंबर को अनावरण किया गया प्रधानमंत्री मोदी का नमो ड्रोन दीदी। कृषि ड्रोन के साथ 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाता है, जिससे ग्रामीण महिलाओं को कृषि क्रांति में सबसे आगे रखती है। एक मजबूत और विकसित राष्ट्र के निर्माण के लिए महिला सशक्तिकरण महत्वपूर्ण है, खासकर जब महिलाएं आर्थिक रूप से समृद्ध हो, ग्रामीण समृद्धि में योगदान दे। 30 नवंबर को घोषित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल नमो ड्रोन दीदी की लक्ष्य कृषि उद्देश्यों के लिए ड्रोन प्रदान करके 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाना है। चलिए
इसके बाद आगे बात करते हैं। यह पहल युवा स्टार्टअप के लिए ड्रोन एरोनॉटिक्स की अप्रयुक्त क्षमता को ज्ञात करने के लिए दरवाज़ा खोलती है। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है, इससे कृषि में महिलाओं को मदद मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की ताज़ा खबर सीरीज यहीं समाप्त हुआ और आपको समझ में आ रहा होगा तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।